नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म बिस टारगेट एकेडमी में। हिस्ट्री की मैराथन क्लास शुरू होने जा रही है, जिसकी कि आज पहली क्लास है, जिसमें कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं इतिहास को हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। देखिए, इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यैतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में पढ़ते हैं: पहले प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। आधुनिक काल के बाद उसके बाद नेहरू काल, या जिसको हम बोलते हैं कि भारत का जो आंदोलन थे ब्रिटिश के खिलाफ, उसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम 3 पार्टों में ही पढ़ते हैं इसको: प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। देखिए, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी कि इस टाइम के लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं, उस समय के काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ये लगभग 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक ये काल माना जाता है। ठीक है। तो देख लेते हैं। इस काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य, तीसरा नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल। देखिए, जो पुरापाषाण काल है, यह इतिहास का सबसे प्राचीन समय था। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश, यानी कि वो बस खाने के लिए जीवन यापन करता था, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। उसके बाद मध्यपाषाण काल में बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। तो यह पुरापाषाण काल के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। अब धीरे धीरे करके उसने क्या करा, जब वो शिकार करने के लिए उसको हथियार की ज़रूरत महसूस होने लगी, तो उसने छोटे छोटे हथियार पत्थर के बनाने शुरू करे। और इस टाइम वो अंतोष्टिक कार्यक्रम भी करने लग गया था। यानी कि जो जब इंसान की मृत्यु हो जाती, तो उसके बाद उसके शव के साथ या तो उसको जलाना या उसको दफनाना, इस तरीके से अंतोष्टि कार्यक्रम वो करने लग गया था। उसके बाद नवपाषाण काल में आते हैं। नवपाषाण काल में इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, और साथ ही साथ कृषि तथा, यानी कि वो क्या करने लग गया था, अब एक थोड़ा जो समूह में रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसने कुछ पशु पालने शुरू करे, फिर खेती करना सीख गया था वो धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से वो एक समूह में रहना शुरू कर दिया था। तो जो हमें सबसे पहले जो खेती के साक्ष्य मिलते हैं, मानव ने खेती 7,000 ईस्वी पूर्व, यानी कि जो पाकिस्तान में जो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी है, इसके बीच में खेती के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। वो भी किसके? जौ और गेहूं के। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जो पशु था, वो था कुत्ता। और मैंने अभी बताया, जो पहला जो कृषि जो खेती की गई थी, वो जौ की गई थी। ठीक है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल। देखिए, ताम्रपाषाण काल में यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिसके कारण औद्योगिकरण शुरू हुआ। अब जब तांबे की खोज हो गई थी, तो क्या हुआ? इस टाइम औद्योगिकरण शुरू हो गया, यानी कि ये हथियार बनाने शुरू कर दिए इन्होंने तरह तरीके के। अब देखिए, नेक्स्ट आता है। देखिए, पुरापाषाण काल में जो पाषाण काल है, उसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें हमको लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन जो लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, उसमें क्या होता है कि ये पढ़े नहीं जा सके। यानी जो इसकी लिपि थी, ये एक तो ये चित्रात्मक लिपि थी, दूसरी ये पढ़ी नहीं जा सकी। और इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये भी, इसके भी अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये सभ्यता कौन सी थी? ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली। सिंधु, देखिए, ये पाकिस्तान का, ये भारत का मैप है। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से भारत का मैप है। ठीक है। ये ऐसे कुछ भारत का मैप है। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये थी यहाँ सिंधु नदी ऐसे करके आ रही है। ठीक है। ऐसे करके आ रही है। तो ये यहाँ पे इस सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। अब इसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ पे मिली? हड़प्पा नामक जगह है। ये हड़प्पा नामक जगह कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ पे? मांडगोमरी ज़िले में। इसकी जो जानकारी है, सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी, किसको दी? जेम्स कनिंघम ने। जेम्स कनिंघम ने इसका क्या करा? सर्वेक्षण करा। अब जब सर्वेक्षण करा, तो ये जो सभ्यता थी, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। यानी कि जो ये हड़प्पा है यहाँ ऊपर पाकिस्तान में, ठीक है, ये देखते हैं। देखिए, ये भारत का मैप है। ठीक है।
उसके बाद ये कुछ इस तरीके से भारत का मैप हो जाता है। तो जो ये हड़प्पा है यहाँ पे, ठीक है, हड़प्पा से लेके यहाँ नीचे दायमाबाद यानी कि ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र नीचे, उसके बाद यहाँ आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश वाला, तो ये कुछ इस आकार में त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। कितने लाख वर्ग किलोमीटर में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी। अब जो इसमें जो कनिंघम था, जेम्स कनिंघम, इसने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो उसके बाद जो इसका नामकरण किया जॉन मार्शल, और इसी ने फिर इसकी खुदाई भी कराई, ठीक है। तो जो मेन श्रेय जाता है इसको जॉन मार्शल को जाता था। इसने इसकी खुदाई कराई, किससे करवाई? दयाराम साहनी से, ठीक है। कब कराई? 1921 में, 1921 में इसकी खुदाई करवाता है ये, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ से फैली हुई थी? देखिए, जो ये सिंधु सभ्यता की शुरुआत होती है ये होती है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसकी मानी जाती है, ठीक है, एज। उसके बाद ये 1750 की ईस्वी के आसपास ये सभ्यता खत्म हो गई थी और विलुप्त हो गई थी। ये खत्म कैसे हुई? इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि इन्होंने डैम बनाया था, क्योंकि ये शहरी नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी, तो इन्होंने डैम वैम बना रखे थे पानी के लिए, पानी की सुविधा के लिए, सिंचाई विचाई के लिए। तो उसके टूटने से ये सभ्यता खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ये ऊपर देखिए इसका जो एरिया था ऊपर में, चिनाब नदी कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है। मांडा कहाँ आता है? कश्मीर में। और पश्चिम में जो इसकी सीमा थी वो सूतका गैंडोर तक, यानी कि पाकिस्तान में जो सूतका गैंडोर है दास नदी के किनारे, ये यहाँ से यहाँ तक फैली हुई थी पूर्व पश्चिम में। और उत्तर में थी ये चिनाब नदी तक, और दक्षिण में जो फैली हुई थी ये थी दायमाबाद यानी महाराष्ट्र के पास का क्षेत्र। और पूर्व में जो ये फैली हुई थी ये यूपी में पड़ता है अपना, कौन? आलमगीरपुर। हिंडन नदी नोएडा जिसके बसा हुआ है किनारे, नोएडा बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मैंने बता ही दिया आपको कि ये कौन कौन से, कश्मीर में मांडा के पास, उस उत्तर पूर्व में ये आलमगीर में, और दक्षिण में ये महाराष्ट्र के दायमाबाद तक फैली हुई थी। उसके बाद बात करते हैं इसमें कौन कौन सी साइट मिली है हमें। जब इसकी खुदाई हुई, इसका सर्वेक्षण हुआ, तो यहाँ पे देखा गया कि जो बहुत बड़ी इसके ज़मीन के अंदर जो ये साइटें थी ये दबी हुई मिली थी, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहली जो साइट मिली थी वो मिली थी हमें हड़प्पा, 1921 में इसकी खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में। उसके बाद इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं? तो वो मिलती हैं कुम्हार का चाक, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्नागार यानी कि फूड रखने की, जो जैसे बीज रखने के लिए, जैसे गेहूँ, ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें रखने के लिए जो हुआ करता था उसको अन्नागार बोलते हैं। उसके बाद श्रमिक आवास यानी कि लेबर का जो छोटे छोटे कमरे होते थे वो मिले हमें। मातृदेव की मूर्ति मिली, लकड़ी की ओखली मिली, लक्कड़ का ताबूत, कब्रिस्तान मिला, हाथी का कपाल मिला, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह होता है ना इस तरीके से, इस तरीके से होता है शायद, ऐसे कुछ होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है ना, हाँ। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पे मिला। उसके बाद मोहनजोदड़ो दूसरी साइड मिली हमें, मोहनजोदड़ो। देखिए इसकी खोज हुई 1922 में, ये गलत लिखा हुआ है, 1922 में इसकी खोज हुई। कहाँ पे हुई? पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में इसकी खोज हुई। कौन करता है? राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी इसकी खोज करते हैं। उसके बाद ये कौन सी नदी के तट पे है? तो ये सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। ये कौन सी नदी के तट पे है? सिंधु नदी। और जो हड़प्पा सभ्यता वो कौन सी नदी के तट पे थी? वो रावी नदी के तट पे थी। यहाँ पे क्या क्या मिला? एक तो मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मिला है पुरोहितों का आवास, घर में कुआं मिला है, विशाल स्नानागार, देखिए स्नानागार मिला है अंदर ही यानी स्विमिंग पूल टाइप का। अन्नागार तो हो ही गया, ग्रेनरी जहाँ पे बीज रहते थे। सूती वस्त्र मिले हैं यहाँ पे, यानी कपास की जो साक्ष्य मिलते हैं यहीं से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे चौड़ी सड़कें थी यहाँ पे, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, ठीक है। और एक नर्तकी की मूर्ति, नाचती हुई कन्या की एक छोटी सी मूर्ति मिली है। तांबे का ढेर मिला है यहाँ पे एक और, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो अदर साइड थी, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है चनूदड़ो। देखिए चनूदड़ो की खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी, जो कि सिंधु नदी के ही तट पर है, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर। यहाँ पे जो सामग्री मिली है ना वो स्त्रियों से संबंधित मिली है, जैसे कि मेकअप सामग्री होगी, लिपस्टिक हो गया, शीशा हो गया, मनका हो गया। मनका होता है जैसे मिट्टी का एक आकार की चीज़ होती है, ठीक है, मनका। गुड़िया होगी, सुई होगी, अलंकृत ईंटें हुई, बिल्ली का पीछा करता हो कुत्ता, ठीक है। ऐसे छापे छापे से मिले, और जैसे जिसमें कि एक कुछ जो पंजे थे एक बिल्ली के थे और एक कुत्ते के थे, ठीक है। इसके बाद जो रोपड़ है ये है अपना गुजरात में, पंजाब में। रोपड़ की खोज 1953 में किसने की थी? यगदत्त शर्मा ने की थी। ये है पंजाब में सतलज नदी के किनारे।
तो यहाँ पे क्या क्या मिला है, मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर को भी शव मिला है, यानी कि जो शव जो इंसान का शव पड़ा था उसके बगल में ही किसका शव पड़ा था, जानवर का। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बनवाली की। देखिए बनवाली ये है हरियाणा में पड़ता है बनवाली, तो ये हरियाणा में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे है, रंगोई नदी। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बस इतना याद रख लें। बनवाली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। कालीबंगा देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है। और यहाँ पर जो मिली हैं अलंकृत ईंटें मिली हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य। देखिए पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके कालीबंगा नदी में। उसके बाद इसकी जो खोज की थी वो की थी BK थापड़ और BV लाल ने। उसके बाद धौलावीरा। देखिए धौलावीरा दोनों जगह है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी पड़ता है, भारत के गुजरात ज़िले में और इसके सिंधु में। तो जो ये है धौलावीरा सिंधु घाटी का सबसे बड़ी साइट है, लेकिन जो भारत की साइट है, जो भारत से बड़ी साइट है वो राखीगढ़ी, क्योंकि धौलावीरा दोनों जगह आता है, कहाँ, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। उसके बाद सुरकोटा ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है। इनकी साइड के बस ये याद रख लेना कहाँ पे हैं। ठीक है। उसके बाद लोथल देखिए ये भी गुजरात में है, ये एक बंदरगाह है, गोदीवाड़ा बंदरगाह को बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर विदेशी व्यापार होता था, इसके साक्ष्य इसलिए मिले हैं क्योंकि यहाँ पे फारस की मोहर हमको देखने को मिलती है। फारस की मोहर कहाँ की, फारस कहाँ पे, ईरान, फारस ईरान को बोलते हैं। ठीक है। तो ईरान की जो मोहरें थी इस टाइम की यहाँ पर देखने को मिली। इसका मतलब ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है। ये व्यापार की एक जगह थी। उसके बाद बात करते हैं रंगपुर देखिए गुजरात में है और इसमें धान की भूसी मिली है। ठीक है। ये पूछा जाता है कि धान की भूसी कहाँ पे मिली है, तो धान की भूसी जो मिली है ये मिली है आपके गुजरात में। उसके बाद बात करते हैं राखीगढ़ी। देखिए राखीगढ़ी सबसे बड़ा क्या है, सैंधव स्थल है, यानी कि सबसे बड़ी साइट है कहाँ की, भारत की। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट पूछे देखी जाए तो कौन है, वो है आपकी धौलावीरा। उसके बाद बात करते हैं देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी। देखिए एक तो नगरीय सभ्यता ही थी। ठीक है, सबसे मेन बात। उसके बाद इसकी जो सड़कें थी वो आपस में समकोण पर काटती थी। ठीक है। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और व्यापार था। ठीक है। व्यापार विदेशों तक होता था। ठीक है। उसके बाद मात्र जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक, आज का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है। ठीक है। उसके बाद जो लिपि थी इनकी भावचित्रात्मक थी। ठीक है, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद इनकी मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का, ठीक है, ये जो मोहनजोदड़ो पिक्चर होगी उसमें भी आपने देखा होगा, एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता है, लेकिन गाय का चित्र नहीं मिलता है। उसके बाद माप तोल के लिए इनके एक बाट हुआ करता था जिसका वजन कम से कम 16 kg के आसपास है अभी के। उसके बाद इसका कारण, विनाश का कारण वही माना जाता है बाढ़, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं है। उसके बाद जो अन्य सभ्यताएं थी इसी टाइम की, देखिए ये सभ्यता तो 2500 ईस्वी पूर्व की है, लेकिन जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो है 10,000 ईस्वी पूर्व। कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसका विकास कहाँ, इराक में। इराक कहाँ पे पड़ता है आपका, ठीक है, इराक आपके अरब की साइड पड़ता है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप के आसपास। उसके बाद यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी और इसकी जो सभ्यता, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये 4 भागों में थी। ठीक है, एक तो सुमेरियन सभ्यता थी, एक बेबीलोन और एक असीरिया, एक कोल्डिया। ठीक है, ये चारों आपस में थी। ठीक है, ऐसे करके ये चारों आपस में कनेक्ट थी, तो ये 4 भागों में मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो झूलता हुआ बगीचा है वो कहाँ पे है, बेबीलोन में। उसके बाद विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया थी, लेकिन जो नगरीय सभ्यता थी वो कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद बात करते हैं मिस्र की सभ्यता। देखिए ग्रीक सभ्यता या मिस्र की सभ्यता ये अपनी पनपी 3100 ईस्वी पूर्व के आसपास। ठीक है, ये रेगिस्तान में थी, इसीलिए जो नील नदी है जो मिस्र के बीचों बीच जाती है, इसको नील नदी का क्या, मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र का वरदान किसको कहते हैं, नील नदी को, क्योंकि नील नदी ना होती तो यहाँ पे क्या होता, सूखा होता। ठीक है, ये मिस्र बसा हुआ है, नील नदी जा रही है इसके बीचों बीच। उसके बाद इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सभ्यता हो जाती है, रोम की सभ्यता। देखिए इटली में पड़ती है रोम की सभ्यता, ये सबसे विकसित सभ्यता थी भूमध्य सागर पर, इसका पूरा अधिकार था। ठीक है, भूमध्य सागर के आसपास का एरिया, यानी ये मिस्र हो गया, ये ऐसे, ये इटली हो गया। ठीक है, तो जो इसके ये भूमध्य सागर हो गया, तो ये जो इसका पूरा अधिकार था कहाँ पे था, अपना भूमध्य सागर पर। उसके बाद इसका एक राजा हुआ करता था जूलियस सीजर। ठीक है,
जूलियस सीजर और अगस्टस। देखिए इन्हीं के नाम पे महीनों के नाम पे, अगस्टस का अगस्त हो गया और जूलियस सीजर का जुलाई, ठीक है, इन्हीं के नाम पर। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके ऊपर एक नाटक भी लिखा है किसने, विलियम शेक्सपियर ने। अगर ना आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी की किताब में, पहले पढ़ते थे हम, ठीक है। उसके बाद फारस की सभ्यता, देखिए ईरान में पनपी हुई ये सभ्यता थी जो कि 500 ईस्वी पूर्व के आसपास ये पनपी थी, ठीक है। अब जो ईरान में जो ये फारस की सभ्यता थी, देखिए इसकी इनकी भाषा फारसी थी, यानी कि ये पारसी धर्म को मानते थे। और एक स्पार्टा राजा हुआ करता था इस टाइम, ठीक है, स्पार्टा राजा हुआ करता था जो कि बहुत ही बहादुर था, ठीक है। इसने क्या करा था, 300 सैनिकों, इसके पास 300 सैनिक थे और इस पर अटैक करा था किसने, ग्रीस के राजा ने, ठीक है, जिसके पास 20,000 की फौज थी। और लेकिन ये फिर भी वीरता से लड़ा और इसने उसका सामना किया, लेकिन फिर भी उसने, जो जर्कसीज राजा था ग्रीक का, उसने क्या करा, स्पार्टा को धोखे से मार दिया, ठीक है, स्पार्टा को। उसके बाद पीली नदी की सभ्यता, ये चीन में पनपी हुई सभ्यता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक और आधैतिहासिक काल। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, ठीक है। ऐतिहासिक